जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? मैं आपका लेक्चर जो है वो कल वाला उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? तो कल मैंने आप लोगों को डिप्थेरिया पढ़ाया था और ये कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको उस स्लाइड पर लेके जा रही हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। डिप्थेरिया की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी और इसका जो है बैक्टीरिया का नेम बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये भी हमने इसका पढ़ लिया था। इंक्यूबेशन पीरियड भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी एपिडेमियोलॉजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है जी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या थे ये भी हमने पढ़ लिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन और रिजल्ट क्या था वो भी हमने पढ़ लिया। पोर्टल ऑफ एंट्री भी हमने पढ़ लिया था कल। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड हो गया था। इसका क्लिनिकल फ्यूचर ऑफ द डिप्थेरिया ये भी हो चुका था। नेजल डिप्थेरिया भी हमने पढ़ लिया था। ये स्लाइड भी डिस्कशन भी हो चुकी। डायग्नोज स्पीशीज टेस्ट में और इसकी इंटरप्रिटेशन रिजल्ट कैसे देखते हैं ये भी मैंने आपको बात कर लिया था। और आगे हमने यहाँ से पढ़ना था। जी बेटा, डिप्थेरिया जो है यूनाइटेड स्टेट में 1994 जो है 1940 से लेकर 2005 में जो डिप्थेरिया इसकी स्पाइक देखें कि किस तक जो है आया हुआ है। 18,000 जो है पीपल जो है इसमें इन्वॉल्व हुए। इतने केसेस जो थे इस दौरान जो है जब डिकेट किया गया, जब इसकी काउंटिंग की गई तो 1940 से लेकर 2005 तक जो है उसके केसेस कितने थे? 18,000। और अगर इसी को देखा जाए तो डिप्थेरिया यूनाइटेड स्टेट में 1980 से लेके 2005 में इसकी मुख्तलिफ जो है ईयर्स में मुख्तलिफ स्पाइक्स आती रही है और वो स्पाइक्स ये ज्यादातर बट चाइना में थे। जब यूनाइटेड स्टेट देखा गया 2005 में देखे कितने केसेस थे और 2000 में इसकी स्पाइक कहाँ चली गई। स्पाइक जो है फिर इसकी 95 में कहाँ थी और 94 में इनके डिप्थेरिया जो है इसको डेवलप्ड कंट्री में कहा गया कि रेयर केसेस होते हैं, बट ये स्पाइक जो है 2005 तक जो है वो डेवलप्ड कंट्री में ही स्पाइक्स आती गई डिप्थेरिया की। नींद के डिप्थेरिया इतनी खतरनाक डिजीज है जिससे बचना बहुत जरूरी है। और इसकी अगर कॉम्प्लिकेशन देखी जाए तो कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट ऑफ द बॉडी ब्रीदिंग में इंक्लूड। जब ये ब्रीदिंग एरिया में चला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो एयर है जब यू और थ्रोट तो एयर तो होना ही है ना। टू दी हार्ट मसल्स मायोकार्डाइटिस
और इसके साथ ये हार्ट मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है और मायोकार्ड करवा देता है। फिर नर्व डैमेज न्यूरोपैथी, ये पॉलीन्यूरोपैथी करवा देता है, इसकी नर्व डैमेज करता है। सादिया फैन थोड़ा आस्था कर दो। लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव, पैरालिसिस, पैरालाइज जो है वो उसकी लॉस ऑफ मोबिलिटी करवाता है। और किडनी फेलियर, फिर यहाँ तक कि डेथ अकर इन 5-10% फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज में जो है 5-10% डेथ भी होती है। और नी के कॉम्प्लिकेशन जो है एयरवे ब्लॉकेज, डैमेज टू द हार्ट मसल्स, जिसमें आप मायोकार्डाइटिस सिर्फ जो है इंलिस्ट में कर सकते हो, पॉली नेफ्रोपैथी आप इंलिस्ट कर सकती हो, ठीक है। अब इसके आप पैरालिसिस कर सकते हो इंलिस्ट अगर करनी किडनी फेलियर, और इवन की डेथ रेट जो है वो 5-10%। मेरा गला बहुत खराब है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। डिप्थीरिया एपिडेमियोलॉजी, रिजर्व कैरियर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, इसमें जो है ह्यूमन कैरियर होता है तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो कैरियर होते हैं ह्यूमन, वो उसके कोई सिम्टम नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी और एरोस और स्किन लेयर्स में। अब ये ट्रांसमिट, जैसे ह्यूमन कैरियर उन्होंने बताया तो हमें पता भी नहीं होता कि कोई कौन कैरियर है। अब कैरियर उसको कहते हैं जिसमें ये जरासीम होते हैं बट उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता और उससे दूसरों को हो जाता है, ठीक है। अब जिस तरह कोरोना के बहुत सारे कैरियर है, हमें पता भी नहीं होता किसको कोरोना है, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और जिनकी वीकेंड कम्युनिटी रखते हैं तो उनमें ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है ट्रांसमिट होंगे। एरोसोल जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो एरोसोल पार्टिकल्स और गैसेस है उनके थ्रू से। और स्किन लेयन जब तक जरासीम को अंदर जाने, रेस्पिरेटरी ट्रैक तो हमारे एक कह लेंगे नेचुरली रास्ता है ना जिसके थ्रू से ये इन्फेक्शन अंदर चले जाते हैं। बट हमारी स्किन अगर नॉर्मल है तो उसके रास्ते से जरासीम को अंदर जाना बहुत मुश्किल है। जब लेयन होती है तो इजीली वो अंदर एंटर हो जाते हैं। टेम्पोरल पैटर्न, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में चॉइस होता सीजन जो है विंटर सीजन होता है इसके लिए, और स्प्रिंग सीजन। कम्युनिकेबिलिटी अप टू जो है सेवरल वीक विदाउट एंटीबायोटिक्स, सेवरल वीक्स तक जो है इसकी ये चलता है। 15 से लेके 28 डेज तक जो है इसकी कम्युनिकेबिलिटी होती है, और ये जो है ठीक होने में, इसके साइन सिम्टम डिसअपीयर होने में 15 to 20 डेज लग जाए। अब जो है डिप्थीरिया वैक्सीन डिटॉक्साइड बैक्टीरियल प्रोटीन टॉक्साइड और इंजेक्टेबल आयन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आईएम ही होगी, इंजेक्टेबल है। इसको डिटॉक्साइड या डिटॉक्सिफाइड बैक्टीरियल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन टॉक्सिन इसको पाई जाती है, और टॉक्सीजेनिक कॉर्नी बैक्टीरियम जो है डिप्थीरिया infected with pig or produce in horses में से ये जो है टॉक्सिन या डिप्थीरिया की वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। फिर फर्स्ट यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1890,
तो ये जो वैक्सीन थी उसको हॉर्सेस से प्रोड्यूस किया गया और इसका फर्स्ट जो है टाइम जब प्रोड्यूस किया गया तो 1891 था। यूज ओनली फॉर ट्रीटमेंट डिप्थेरिया और न्यूट्रलाइजेस ओनली अनबाउंड टॉक्सिन और सिर्फ डिप्थेरिया कहता था और ये ओनली जो है न्यूट्रलाइज अगर देखा जाए तो ओनली ये टॉक्सिन थी। और इसकी डोज जो है वो कैसे देनी है, अब जो है इसको हमारे ईपीआई प्रोग्राम जो है उसके अंदर जो है शामिल कर दिया गया, जो पहले पाकिस्तान के ईपीआई प्रोग्राम में नहीं था। अब पाकिस्तान के एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन में इस वैक्सीन को जो है शामिल कर दिया गया है और इसमें प्राइमरी डोज जो है 2 मंथ पे लगती है और इसमें सेकेंड डोज जो है वो 4 मंथ पे और प्राइमरी थर्ड डोज 6 मंथ पे और प्राइमरी 4 डोज जो है 15 to 8 मंथ पे। अब जो लोग हैं वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं तो जो कार्ड बना के दिया जाता है ईपीआई वालों की तरफ से, तो उस कार्ड में उन्होंने वो कार्ड जो है 18 मंथ तक का बनाया होता है। लोग क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता तो वो उस कार्ड को अपने बच्चे को 18 मंथ यानी कि 1.5 महीने तक जो है वो संभाल के रखते हैं और वैक्सीनेशन करा लेते हैं। बट 11 to 12 ईयर्स एंड एवरी 10 ईयर्स इसकी बूस्टर डोज है। जब इसकी बूस्टर डोज नहीं दी जाती तो ये फिर कोरोना जो है कोरोना कह दिया, डिप्थेरिया जो है ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसकी बूस्टर डोजेस है। नॉर्मली तो जो पेरेंट्स है अपने बच्चे को 18 मंथ तक जो है वैक्सीनेट करवा लेते हैं, लेकिन बूस्टर डोजेस का जो है वो हम लोग भी ख्याल नहीं रखते। जैसे नर्सिंग में रिलेटेड पीपल जैसे आप हो गए, हम हो गए, तो वेरी कॉन्शियस कोई डॉक्टर या वेरी कॉन्शियस कोई नर्स जिसको इसके बारे में पता होगा कि बूस्टर डोजेस कब कब लगवाते हैं तो वो लगवा लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये इट इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन बट रेयर केसेस इन द एडल्ट एंड यंग जो है एडोलिसेंस पीपल्स जो है उनको हो सकता है। उनको इसीलिए होता कि वो बूस्टर डोज नहीं लगवाए हो। प्रिवेंट डिप्थेरिया, डिप्थेरिया से प्रिवेंशन कैसे करनी? सबसे बड़ी प्रिवेंशन तो इसकी वैक्सीनेशन है कि इन टाइम जो है इसको वैक्सीनेट करवाया जाए। अब वैक्सीनेशन जो है कीपिंग अप द डेट विद रिकमेंडेड वैक्सीन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिप्थेरिया। और जब भी वैक्सीन देनी है तो उसकी रिकमेंडेड जो है वैक्सीन वो उसकी डेट देखते हुए उसको फॉलो करना। इन द यूनाइटेड स्टेट देयर आर 4 वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट डिप्थेरिया। अब यूनाइटेड स्टेट में जो है 4 वैक्सीन जो है वो यूज होती है डिप्थेरिया के लिए। इसमें डी टैप, इसमें डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस। डी टैप में तीन चीजों की वैक्सीनेशन है और ये कंबाइंड 3 जो है चीजों को कवर कर जाती है डी टैप। और इसको डी टैप के नेम से ही बोला जाता है, डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस। पर्टुसिस मीन वूपिंग कफ, काली खांसी। एंड टी डैप जो है टी डैप, इसमें टेटनस एंड डिप्थेरिया है एंड डी टैप डिप्थेरिया एंड टी टेटनस एंड आ जाके टेटनस डिप्थेरिया, डिप्थीरिया टेटनस और फिर एक है जो इन्होंने डी टैप दी जिसमें 3 चीजें, ठीक है, डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस।
each of these vaccine prevent diphtheria and tetanus, ठीक है, and TTAP also help prevent pertussis, ठीक हो गया। अब मैंने बता दिया था आपको पहले कि ये जी टैप जो है डिप्थेरिया, टेटनस एंड pertussis। Isolation 14 days or until free from infection, जब तक इन्फेक्शन से फ्री नहीं हो जाता तब तक जो है आइसोलेट रखना पेशेंट। जी बेटा, मैं अपने आप को वार्म रखने के लिए अपने थ्रोट को जो है वार्म करने के लिए साथ साथ में जो है गर्म चाय का सिप ले रही हूँ, ठीक है। इससे मुझे फिर इरिटेशन नहीं होती, अदरवाइज तो मैं आपको पढ़ा ही ना सकूं। जी बेटा, प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज तो जो मैंने आपको इसकी वैक्सीन बताई है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज मैंने आइसोलेशन बताई कि जैसे ही किसी में साइन सिम्टम अपीयर हो जाए तो उसको साइन सिम्टम डिसअपीयर होने तक आइसोलेट करना है। ट्रीटमेंट इंक्लूड, इसके लिए ट्रीटमेंट कौन सी देनी है? Diphtheria antitoxin should be given without delay. IM after giving 0.2 ml subcutaneous as test dose। तो जब भी हमने एंटीबायोटिक लेनी है सबसे पहले उसकी सबकुटेनियसली जो है टेस्ट डोज मस्ट देनी है, ठीक है। टेस्ट डोज के बगैर हम एंटीबायोटिक नहीं लगाते। फिर एंटीबायोटिक जो है सच एज बेंजाइल पेनिसिलिन 2.5 lakh unit every 6 hourly or erythromycin 250 milligram every 6 hourly for 5 to 6 days. Help kill bacteria in the body, clearing up infections। अब ये एंटीबायोटिक क्या करेगी? बैक्टीरिया है इसको किल कर देगी। बहुत सारे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मेडिसिन की जरूरत नहीं होती तो फिर बैक्टीरिया कैसे खत्म होगा, ठीक है। समटाइम अगर वो जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है तो माइल्ड केसेस में हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट को सिर्फ आइसोलेट कर देने से जो है वो ठीक हो जाता पेशेंट। अगर पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर हो गया है तो फिर दैट मीन के एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। फिर पेशेंट को 7 डेज तक, 1 वीक तक एंटीबायोटिक देना होगी। और ये याद रहे कि जो मैंने आपको एंटीबायोटिक दिखाई है बेंजाइल पेनिसिलिन, विदाउट टेस्ट डोज एंटीबायोटिक को नहीं देना होता, ठीक है। अगर आप विदाउट टेस्ट डोज, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी है जिनको अगर विदाउट जो टेस्ट डोज दे लें तो नीडल निकालने से पहले पेशेंट की डेथ हो जाती है, इतना सीवियर रिएक्शन होता है उसको। आगे ईपीआई शेड्यूल ऑफ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का ईपीआई शेड्यूल क्या होगा? डिप्थेरिया वैक्सीन इज गिवन एज कंबाइंड और मिक्स्ड वैक्सीन एज डीपीटी। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसकी मैंने टाइप्स बता दी थी कि ये कंबाइन में भी आती है जैसे डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टेटनस, और ये जो है विदाउट कंबाइन में आती है। जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट चॉइस ऑफ द डॉक्टर जो हमारे ईपीआई के जो है स्केड्यूल में है वो डीपीटी होती है, ठीक है। अब इसको जो है और रूट इसकी आईएम होगी, ठीक है। फर्स्ट डोज जो है वो फर्स्ट डोज जो है डीपीटी 6 वीक्स पे कमी, और सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी जो है 10 वीक्स पे, डोज ऑफ डीपीटी 14 वीक्स पे, एंड बूस्टर डोज 3 मंथ पे। और वो बूस्टर डोजेस का मैंने इसके बाद भी बताया हुआ, ये बूस्टर डोज तो
वो वाली जो हमारे ईपीआई प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। अगर हम इस बूस्टर डोज के बाद 2 डोजेस और भी हैं जो 12 और 15 ईयर्स तक की एज पे लगाते हैं। अगर वो नहीं लगाते तो ये एडल्ट एज में कभी भी उसको डिप्थीरिया हो सकता। अब जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म हो, तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। समराइज करने के बाद जो है, समराइज करते हुए तो उसके बाद फिर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। जी बेटा, मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आप लोगों को समराइज कराने के लिए फर्स्ट जो है स्लाइड तक लेके जा रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को जो है 5-7 मिनट दूंगी, जो आप लोगों को मैंने समराइज करना। इसमें डिप्थीरिया की डेफिनेशन के इट इज द कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और जो जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यूवोला और थ्रोट, लेरेंक्स, फेरेंस की जो है स्वेलिंग करवा देता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो है काज वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है ये इसकी इसको जो है ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है और 1920 में इसको डेवलप किया गया था। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 5 डेज है। लेकिन इस जो है बुक्स में लिखा, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 10 डेज तक भी जा सकती है। जैसे मैंने बताया था कि जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होगी तो उसको जो है साइन सिम्टम अपीयर होते 2-3 दिन ज्यादा लग जाते हैं। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी में जो था नंबर 1 पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपने एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा होगा, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एज एंड सेक्स। और ये जो है विंटर और ऑटम सीजन में पाया जाता है। और प्लेस इसकी जो है स्लम एरिया ज्यादातर होते हैं। और किसी भी एज में हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, बट ये किसी भी एज में हो सकता है अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाए। और बहुत सेक्सेस में हो सकता है। और इसकी जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको होगा। इसके डिटर्मिनर्स जो है प्राइमरी जो है इसका कॉर्निंग बैक्टीरियम, और सेकेंडरी जो है वो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन एंड ओवर क्राउडेड पीपल्स है। अब जहाँ सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन आ जाए वहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम की बात साथ आ जाती है कि वहाँ जहाँ पे जो है सोशियो इकोनॉमिकली कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तो डेफिनेटली जो है हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस नॉर्मल नहीं होता, तो इम्यून सिस्टम वीकेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। और ओवर क्राउडेड पीपल जो है वो एक से दूसरे को स्प्रेड हो जाता है। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी जो है WHO estimated that 3000 death occur due to the diphtheria in the year of 2000 में। ये कहाँ पे हुई? डेवलप्ड कंट्री में। इट मीन्स कि ये अभी भी इसकी स्पाइक भी मैंने दिखाई थी कि ये डेवलप्ड कंट्री में अभी भी इसकी स्पाइक्स आ जाती हैं। और सोर्सेज ऑफ इंफेक्शन में जो है वो सिक्रीशंस, नोजो जो है फ्रिंजियल सिक्रीशंस हो सकती है, स्किन लेजन्स हो सकती हैं, कंटेमिनेटेड फॉर्मिटीज हो सकती है।
और इन्फेक्टेड डस्ट हो सकती है। पीरियड ऑफ जो है कम्युनिकेबिलिटी वो मैंने आपको बता दिया था कि 14 टू 28 डेज में होगा। और इस डेज में अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो पेशेंट को सिर्फ आइसोलेट करोगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और उसकी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए अगर वो डिफिकल्टी इन swallowing है तो उसको पीने के लिए चीजें दे दें, ग्राइंड करके दे दें ताकि उसकी इम्यूनिटी और उसको डिहाइड्रेशन ना हो तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर वो मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर आपको एंटीबायोटिक बताइए वो एंटीबायोटिक सकते हो। ठीक है, इससे पहले अगर यू पीपल जो है नॉट नीड टू गो फॉर एनी पेशेंट एलिगेंट नॉट नीड टू करने के लिए जो है थ्रोट से सैंपल ले और उसका कल्चर करा ले, आपको कंफर्म हो जाएगा। और आइसोलेट बीइंग अ नर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेशेंट को आइसोलेट जो है वो फ्री फ्रॉम जो है आपने नाइस, फ्री फ्रॉम लाइट और फ्री जो है सूटेबल इन्वायरमेंट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करना है तो पेशेंट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसकी स्लीप और न्यूट्रिशन का आपने एडिकेट स्लीप और न्यूट्रिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट मेथड और जो है कुटेनियस लेंस हो सकती है। इन्फेक्टेड कुटेनियस लेंस ठीक हो गया। रिजर्वायर जो है ह्यूमन बीइंग है इसमें। पोर्टल ऑफ एंट्री कई दफा मैं बता चुकी हूँ। कट वुंड एम्ब्लाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न एंड अल्सर एम्ब्लाइटिस का कल मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया था। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज है और ये 10 डेज तक भी जा सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको काफी डिटेल से बता दी। तो फीचर में इसको ग्रे मेम्ब्रेन और कवरिंग जो विच कवरिंग दी थ्रोट टॉन्सिल्स यूवुला एंड सॉफ्ट पैलेट। और इसमें जो है फेरेजाइटिस लेरेजाइटिस और स्वेलिंग इन जो है साइड पे हो जाएगी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हो जाएगा, इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। और जो है सोर थ्रोट और हॉर्सनेस वाइज, जाहिर है हॉर्सनेस वाइज तो होगी जब इतनी जोर लगा के उसको बोलना पड़ेगा। ठीक हो गया। फीवर मेम्ब्रेन जो है ग्रेश कलर की होगी और ब्लीड भी समटाइम कर जाएगी। स्ट्रीडर एंड डिफिकल्टी इन swallowing। ठीक है। इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मैंने अपनी पिक आपको इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स दिखाए होंगे जिसको बुल नेक भी बोलते हैं। और क्लिनिकल फीचर इसके जो है लेरेंजियल क्लिनिकल फीचर में वही चीजें जो मैंने आपको बताई है कि हॉर्नस वाइज होगी, जो ब्रेजी कफ कफ होगी, शिद्दत से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्टलेसनेस होगा। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तो जाहिर है ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मली नहीं जाएगा तो साइनोस होगी। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और इवन के डेथ भी हो सकती है। नेजल डिप्थेरिया में भी जो है नेजल डिप्थेरिया से रिलेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो स्वेलिंग और इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और ये आपको दिखाया हुआ कि डिप्थेरिया कोल्ड है, इसको कंजक्टिवाइटिस भी हो गया है। और फेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड नेक सीवियर मायोकार्डाइटिस एंड वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड। इस टाइम जो है वैक्सीन जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होगी, वैक्सीन देने का टाइम इसका खत्म हो गया। ठीक है। फिर इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड वो मैंने आप लोगों को थ्रोट से स्वैब बताया। आपको लंबा टाइम जो है वो नहीं गुजारना पड़ेगा। तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। शेक टेस्ट में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं, 36 आवर्स में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। और आपके रिजल्ट भी बताए हुए हैं। और ये 1940 से लेके 2005 में जो केसेस थे डिप्थीरिया के वो दिखाए गए हैं। और फिर 1980 से 2015 तक यूनाइटेड स्टेट में जो स्पाइक्स आई थी मुख्तलिफ जो है ईयर्स में वो आपको दिखाई गई है।
और कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 2-3 दफा। डिप्थेरिया जो है एपिडेमियोलॉजी इसका डिस्कशन शुरू हो चुकी है, और डिप्थेरिया की वैक्सीन का मैंने बता दिया कि वैक्सीन जो है वो ज़रूरी है। वैक्सीन का मैंने टेबल आपको दिया हुआ है कि डिप्थेरिया की वैक्सीन का जो है टेबल और कब कब लगाते हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, प्रिवेंशन में फिर मैंने आपको नेक्स्ट टाइम फिर एक टेबल दिया है जो अंदर से उठाया मैंने, और ये इसके अकॉर्डिंगली आप जो है जैसे ही बच्चे की वैक्सीन जो है स्टार्ट होती है तो वो कब से कब तक वैक्सीन और बूस्टर डोज का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही मेरा लेक्चर बेटा आपके साथ खत्म हुआ और मैं अभी अटेंडेंस लेने लगी। 45 मिनट हो गए, तो मुझे तकरीबन जो है 10 to 15 मिनट अटेंडेंस लेनी होती है, और फिर जो है हमें जैसे इधर से डिस्कनेक्ट करते हुए 5 मिनट लग जाते हैं, और 5-7 मिनट नेक्स्ट टीचर को भी लग जाते हैं जहाँ पे जो है एंटर होने के लिए, ठीक है। अभी नबीला रियाज सबसे पहले उसकी अटेंडेंस लूँ। नबीला रियाज, साइमा इरशाद गिल है।
ओके बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस होगी है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट डिजीज के साथ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट डिजीज के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।